दिल्ली धमाके के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस धमाके की जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी संगठन ने ली है। जस्टिस लीग इंडिया नाम के टेलीग्राम चैनल ने सोशल मीडिया में इससे जुड़ी एक पोस्ट जारी की, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां इस टेलीग्राम चैनल की कुंडली खंगालने में जुटी हैं, जिसके लिए टेलीग्राम को भी लेटर लिखा गया है। अब तक एजेंसियां कुल 3 एंगल पर जांच कर रही हैं। पहला पाकिस्तान बेस्ड टेरर, दूसरा खालिस्तानी एंगल, तीसरा नक्सली एंगल। शक है कि नक्सलियों ने सीआरपीएफ के ऑपरेशन का बदला लेने के लिए तो ये धमाका नहीं किया। वहीं सुरक्षा एजेंसियां सीसीटीवी खंगालने में भी जुटी हैं, जिसमें ब्लास्ट वाली जगह पर 2 संदिग्ध देखे गए हैं, जिसमें सफेद टी शर्ट वाला एक शख्स भी रडार पर है। फिलहाल एजेंसियों द्वारा करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा चुकी है। स्पेशल सेल, एनआईए, सीआरपीएफ, एफएसएल और एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच कर रही हैं। मौके पर पहुंची एजेंसियों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और वहां की मैपिंग की जा रही है। दिल्ली बम ब्लास्ट की शुरुआती जांच में इसे डायरेक्शनल ब्लास्ट माना जा रहा है, यानी विस्फोटक को इस तरह से लगाया गया कि उसके रिफ्लेक्टिव प्रेशर से शॉकवेव को पैदा किया जा सके और इसी शॉकवेव से काफी दूर वाले घरों की भी खिड़कियां और कांच टूट गए। यहीं से जांच एजेंसियों ने विस्फोट में इस्तेमाल एलिमेंट की तफ्तीश तेज की और मौके पर एजेंसियों को 3 केमिकल मिले। पहला केमिकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है और दूसरा बोरेट बताया जा रहा है, जबकि तीसरा नाइट्रेट नाम का केमिकल मिला है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि जिसने भी ब्लास्ट का मटेरियल इकट्ठा किया उसे इन तमाम केमिकल्स का अच्छा खासा नॉलेज रहा होगा। यही वजह रही कि आम केमिकल से ऐसा धमाका किया जिसके कई 100 मीटर दूर तक दहशत फैला दी। तो जब उस समय धमाका मेरे को सुना और खिड़कियों में कंपन आया और पक्षी उड़े, तो वो देख के मैंने फिर रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। काफी धुएं का गुब्बार था। यानी धमाके के बाद शॉकवेव पैदा हुई, वो भी आम केमिकल से, जो आमतौर पर माइनिंग वाली जगहों पर इस्तेमाल होता है। आखिर ब्लास्ट के वक्त दिल्ली के रोहिणी में लोग गिर क्यों पड़े थे? चश्मदीदों ने जो बताया वो बेहद खौफनाक है। चश्मदीदों का दावा है कि करीब 10 मिनट तक लगातार धुआं उठता दिखा। हम लगभग यहाँ से 100-150 मीटर दूरी पे ही खड़े हुए थे, यहाँ पे देख रहे थे। तो ऐसा इतना तेज धमाका हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। सिर्फ टीवी पे जब ये ट्विन टावर नोएडा में गिराए गए, ऐसा लगा, हमें भी ऐसा लगा कि कोई बिल्डिंग या तो कोई डैमेज बिल्डिंग डायनेमिक लगा के उड़ा दी गई है। धमाके वाली जगह से नरेश का घर कई 100 मीटर दूर है, लेकिन वहाँ तक घर की खिड़कियाँ टूट गयी। तेज था काफी धमाका और जब भी वहाँ से लेकर मेरा ख्याल ये 3000-2000 मीटर का फासला है और ये खिड़कियां में कंपन आया तो ब्लास्ट तो बड़ा था। नरेश कादियानी वो पहले शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले पुलिस को खबर दी थी। धमाका हुआ, धुआं उठा है। सुनाई दी आपको? हाँ, आवाज सुनाई दी, धमाका की आवाज बड़ा जबरदस्त और बहुत ज्यादा धुआं है। सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाके की बात जैसे ही पुलिस को मिली, फौरन दिल्ली पुलिस की कुछ यूनिट इस इलाके में पहुंच गई। इसकी गवाही भी चश्मदीदों ने दी। उसके बाद 112 पे कॉल की और पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। फायर ब्रिगेड का फोन मेरे पास आया। दिल्ली में धमाके की खबर सुन सिर्फ आम जनता ही नहीं डरी थी, बल्कि दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसियां भी चौंक गईं। आखिर त्योहारों से पहले धमाके की साजिश किसने रची? दीपावली आने वाली है और दिल्ली में दहशत का माहौल है। त्योहार से पहले बाजार में बढ़ती भीड़ कितनी सुरक्षित है, इसकी जी न्यूज ने ग्राउंड पड़ताल की। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तो दिल्ली के बाजारों की सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई। दिल्ली के जिस सदर बाजार में देश भर से लोग शॉपिंग करने आते हैं, वहां त्योहार के चलते भारी भीड़ है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर क्या है वो देखिए। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर तो लगाए गए हैं, देखिए, लेकिन मेटल डिटेक्टर पे जो लगाए गए हैं वो मेटल डिटेक्टर फिलहाल चल नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर यहाँ पर जो है लोग वहाँ पे आ जा रहे हैं, लेकिन मेटल डिटेक्टर में कोई भी गतिविधि नहीं है, ये चल नहीं रहे। यानी रोहिणी में ब्लास्ट के बाद पुलिस एक्टिव तो हुई, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम उतने पुख्ता नहीं। जरा दिल्ली के बाजारों में घूमती इस भीड़ को देखिए, हर तरफ लोग ही लोग हैं। सवाल ये भी है कि ये भीड़ कितनी सजग है। दावा है कि दिल्ली में अब पुलिस बेहद एक्टिव है, लेकिन सवाल है कि क्या दिल्ली अब सुरक्षित है? क्या दिल्ली के ऊपर से खतरा टल गया है? जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनते ही आतंकवादी वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद से आतंकियों ने 5 दिन में 2 हमले किए। देर रात गांदरबल में गैर कश्मीरियों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। अंधाधुंध फायरिंग में टनल में काम करने वाले 7 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा इस वारदात में एक डॉक्टर की भी मौत हुई है, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर के संगठन टीआरएफ ने ली। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग तेजी से बढ़ी है। 20 अक्टूबर को गांदरबल में 6 प्रवासी मजदूर और एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई। 16 अक्टूबर को शोपियां में प्रवासी मजदूर अशोक चौहान की हत्या कर दी गई।
और कल हुए आतंकी हमले में जम्मू के शशि अब्रोल भी मारे गए, जिनका परिवार अब भी सदमे में है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि शशि इस दुनिया में नहीं रहे। शायद वो डेड हो चुके हैं, मगर हमें यकीन नहीं हुआ। हमने बोला नहीं ये झूठ है, ये झूठ है। तो फिर अब सुबह न्यूज़ में नाम आया तो कंफर्म हुआ है। परिवार में मातम पसरा है क्योंकि करवा चौथ के दिन आतंकियों ने एक पत्नी से उसका सुहाग छीन लिया, एक बेटी से उसका पिता छीन लिया और एक मां से उसका बेटा छीन लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात के बाद देश में उबाल है। गृह मंत्री ने कहा जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर हुआ आतंकी हमला कायरतापूर्ण है, आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। जिसके बाद पुलिस और सेना के जवान पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर की पुलिस जल्द से जल्द आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो पॉलिटिकल प्रेशर के बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। जम्मू कश्मीर की पुलिस से मेरी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सभी लोगों की पहचान करने के लिए शीघ्रतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो। गांदरबल में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में एक आतंकवादी को ढेर किया जा चुका है। क्योंकि गांदरबल की घटना के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। इसी बीच बारामूला जिले में आतंकी घुसपैठ की सूचना के बाद सेना के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। बताया गया कि घुसपैठ के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उरी बारामूला क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ विरोधी अभियान शुरू किया। इस दौरान सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी का जवाब देते हुए एक आतंकी को जहन्नुम पहुंचा दिया। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद सेना के जवान हाई अलर्ट पर हैं। चप्पे चप्पे में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई भी आतंकी घुसपैठ न कर सके। बहराइच दंगों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव आ गए हैं और इसीलिए दंगे कराए गए ताकि बीजेपी दंगों से राजनीतिक लाभ ले सके। अखिलेश यादव ने पर्याप्त पुलिस की तैनाती न होने पर भी सवाल उठाए हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है। यानी हिंसा के बहाने अखिलेश ने योगी सरकार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। वो यहाँ तक बोल गए कि ये दंगे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कराए गए। राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। आरोप बेहद गंभीर थे, लिहाजा बीजेपी ने पलटवार करने में वक्त नहीं लगाया और पलटवार सीधे दिल्ली से हुआ। और ये दंगे करवाना, दंगे करवा के इलेक्शन जीतना, कैसे भी हम इलेक्शन जीत जा रहे हैं, ईवीएम मशीन के माध्यम से हम इलेक्शन जीत जा रहे हैं, ये तो आज नहीं बता रहे हैं। ये तो दशकों से ऑपोजिशन जो है इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप करती आ रही है। तो क्या ये माना जाए कि यूपी में उपचुनाव से पहले सियासी तनाव बढ़ चुका है? क्या दंगे पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी और जख्मों पर नमक छिड़ककर मरहम के बदले वोट मांगे जाएंगे? उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, लेकिन इन उपचुनावों से पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच रिश्ते तल्ख होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि खबर है कि कम सीटें मिलने की वजह से कांग्रेस यूपी उपचुनाव से किनारा कर सकती है। बताया गया कि समाजवादी पार्टी की ओर से कम सीटों का ऑफर मिलने के बाद कांग्रेस दावेदारों की बेचैनी बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक सीटों के बंटवारे को लेकर फंसे इस पेच के बीच कांग्रेस यूपी में 2 से ज्यादा सीटों के लिए अड़ी हुई है, जबकि खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गाजियाबाद के अलावा खैर की सीट देने का ऑफर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इन दोनों सीटों से अपने प्रत्याशी का ऐलान अभी नहीं किया है। लगातार बातचीत हो रही है, हो जाएगी, बातचीत करेंगे। ऐसे में कांग्रेस सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस यूपी उपचुनाव से किनारा कर सकती है। हालांकि अभी तक कांग्रेस के नेताओं ने इस पर चुप्पी साध रखी है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सीट बंटवारे का फैसला केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी के बीच तकरार जारी है। बताया गया कि 12 सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच पेच फंस गया है और जिन सीटों पर पेच फंसता नजर आया वो ज्यादातर सीटें विदर्भ की हैं। दरअसल कल रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने शिवसेना उद्धव गुट के रुख पर कड़ी नाराजगी जताई और विदर्भ की 12 विधानसभा सीटों को शिवसेना उद्धव गुट के लिए नहीं छोड़ने की अपील की। हालांकि तकरार के बीच कांग्रेस ने कल प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने का भरोसा दिया। जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। कब तक लिस्ट बाहर आएगी?
कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। वहीं शिवसेना हिमाचल प्रदेश के शिमला में अवैध रूप से बनाई गई संजौली मस्जिद को गिराने का काम आज से शुरू हो गया। वक्फ बोर्ड की इजाजत के बाद मस्जिद कमेटी अपने खर्च पर इस अवैध निर्माण को तोड़ रही है। संजौली मस्जिद कमेटी ने नगर निगम कोर्ट के मस्जिद तोड़ने के फैसले को लागू करने के लिए वक्फ बोर्ड को पत्र लिखा था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने भी मस्जिद तोड़ने की अनुमति दे दी थी। आज सुबह ही मस्जिद कमेटी ने खुद अपने खर्च पर छत से मस्जिद पर हथौड़ा चलाने की शुरुआत कर दी। फिलहाल आपको एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। मजदूरों की टीम जो है वो पहुंच चुकी है और छत से मस्जिद को डिमोलिश करने का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले अवैध मस्जिद की छत तोड़ी जा रही है और इसका पूरा खर्च मस्जिद कमेटी उठाएगी। स्थानीय लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। सारी भलाई के लिए जो भी हो रहा है कि कोई इसमें कोई फालतू के आगे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके। नहीं, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और सराहनीय कदम उठाया है। और देखिए ये जो अवैध निर्माण है ये तो कहीं पे भी हो, भले ही यहाँ क्या कहीं पे भी, ये तो हटाना चाहिए। हालांकि फंडिंग को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक 2 माह के अंदर मस्जिद की 3 मंजिलें तोड़नी हैं। Zee News।